Hello everyone. Today we will discuss a very important and interesting topic, the language used in courts of India. यानी हमारे जो जुडिशियरी है, हमारी जो जुडिशरी है, उसमें कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है. ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग. तो इसके अगर कंटेक्स्ट को देखें कि गुजरात हाई कोर्ट के जज ने एक जर्नलिस्ट को, जिन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा हुआ था, उन्हें जज ने ये बोला कि आप जो भी बोले इंग्लिश में बोलें, क्योंकि ये हमारे संविधान में ऐसा है कि जो हायर जुडिशरी है यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रोसीडिंग होगी. ठीक है, यानी इंग्लिश is the only language of the higher judiciary in India, like Supreme Court and High Court. ठीक है, लोअर कोर्ट में रीजनल लैंग्वेज यूज होता है. ठीक है, अब इसके पीछे के बैकग्राउंड को समझेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज को लेकर क्या है. ठीक है, हमारे जुडिशरी में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, या जो प्रोसीडिंग्स होता है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, वो किस लैंग्वेज में होती है. तो अगर आप आर्टिकल 348(1) को पढ़ें तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे, ठीक है, प्रोसीडिंग्स मतलब जो भी कोर्ट चलेगा, जो भी बहस होंगे, जो भी प्रोसीडिंग होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगी. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगी. लेकिन साथ ही साथ एक और आर्टिकल है 348 क्लाउज 2. ठीक है, 348 क्लाउज 2. 348 क्लाउज 1 में क्या है कि जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे. लेकिन साथ ही साथ 348 क्लाउज 2 में लिखा हुआ है कि अगर किसी स्टेट का गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट से पहले ही वो डिस्कस करके वो क्या कर सकता है, उस स्टेट के हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हो रहा है उसके लैंग्वेज को वो बदल सकता है. यानी अगर किसी स्टेट का गवर्नर अगर चाहे तो वो प्रेसिडेंट से पहले ही अनुमति लेकर उस हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के लैंग्वेज को या तो हिंदी रख सकता है या तो कोई भी रीजनल लैंग्वेज वहां पे यूज हो सकता है. ठीक है, ऐसे क्या है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश ही प्रोसीडिंग में, उसके प्रोसीडिंग में इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज होगा. लेकिन 348 क्लाउज 2 में लिखा हुआ है कि अगर कोई गवर्नर चाहे किसी स्टेट का तो वो प्रेसिडेंट से अनुमति लेकर वहां हिंदी या अदर रीजनल लैंग्वेज को भी लाया जा सकता है प्रोसीडिंग में. लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट के गवर्नर ने वहां के हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग का लैंग्वेज हिंदी रखा या कोई भी रीजनल लैंग्वेज रखा, ठीक है, लेकिन उस केस में भी जो जजमेंट दिया जाएगा या जो जजमेंट या डिक्री या जो ऑर्डर हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा या जो छपेगा, जो पब्लिश होगा, वो इंग्लिश में ही होगा. भले ही प्रोसीडिंग हिंदी या दूसरे रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है अगर गवर्नर चाहे प्रेसिडेंट से अनुमति लेके तो उस स्टेट में, लेकिन जो जजमेंट निकलेगा वो इंग्लिश में ही निकलेगा. यानी प्रोसीडिंग होगा, यानी जो बहस जो चलेगी हाई कोर्ट में वो हिंदी या दूसरे रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है, बट जो फाइनल जो जजमेंट निकलेगा वो इंग्लिश में ही रहना चाहिए. तो ये प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. अब दिक्कत क्या है कि अगर प्रोसीडिंग्स हिंदी या दूसरे रीजनल लैंग्वेज में होता है और जजमेंट इंग्लिश में निकलता है तो फिर इसका क्या मकसद है. ठीक है, ये तो मकसद फुलफिल नहीं होता है कि जो रीजनल लैंग्वेज में भी कोर्ट का जजमेंट आना चाहिए. तो इसके लिए एक एक्ट है, इसके लिए एक एक्ट लाया गया और उस एक्ट का नाम है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963. ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 लाया गया और उसमें यह कहा गया कि अगर गवर्नर चाहे
तो प्रीवियस कंसेंट लेकर प्रेसिडेंट से, ठीक है, वो हिंदी या दूसरे ऑफिशियल लैंग्वेज, जो स्टेट का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू, हिंदी और उर्दू है, ठीक है, तो वो प्रीवियस कंसेंट लेकर प्रेसिडेंट से इंग्लिश के साथ साथ जजमेंट को हिंदी और दूसरे ऑफिशियल या रीजनल लैंग्वेज में निकाल सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 348 का क्लॉज 2 क्या बोला कि प्रोसीडिंग्स को हिंदी या दूसरे रीजनल लैंग्वेज में किया जा सकता है, प्रोसीडिंग को दूसरे हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जजमेंट क्या होगा, जजमेंट सिर्फ इंग्लिश में निकलेगा, ठीक है, इंग्लिश में पब्लिश होगा। लेकिन ऑफिशियल जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963 का, उसने ये भी बोल दिया कि गवर्नर अगर चाहे, ये गवर्नर को पावर देता है कि प्रीवियस कंसेंट लेकर प्रेसिडेंट से वो जजमेंट को भी हिंदी या दूसरे रीजनल लैंग्वेज में निकाल सकता है। इसका मतलब अगर कोई स्टेट चाहे तो गवर्नर के पास ये पावर है कि वो वहां के हाई कोर्ट्स में हिंदी या दूसरे रीजनल लैंग्वेज में उस कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को भी चला सकता है और साथ ही साथ जजमेंट को भी हिंदी या दूसरे रीजनल लैंग्वेज में निकाल सकता है। और इसी पावर के आधार पे कुछ स्टेट्स ने हिंदी या दूसरे लैंग्वेज को अपनाया है हाई कोर्ट्स में, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश हैज ऑलरेडी ऑथराइज्ड द यूज ऑफ हिंदी इन हाई कोर्ट्स, ठीक है। कौन कौन से स्टेट है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश हैव ऑलरेडी ऑथराइज्ड द यूज ऑफ हिंदी इन प्रोसीडिंग बिफोर देयर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, ठीक है। और तमिलनाडु भी इस लाइन पे, मतलब तमिलनाडु भी ऐसा प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, कि तमिल्स को हाई कोर्ट में यूज किया जाए, मतलब तमिलनाडु भी प्रिपरेशन में है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हो सकता है इस पे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट है और एनालिसिस भी है। अब देखिए यहाँ पे जो ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 348(1), उसमें ऐसा क्यों लिखा गया है कि जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे या जजमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वो इंग्लिश में होगा। ऐसा क्यों लिखा गया है, खासकर सुप्रीम कोर्ट के लिए? क्योंकि हाई कोर्ट के लिए चलिए हमने अलाउ भी कर दिया कि हिंदी या दूसरे रीजनल लैंग्वेज यूज हो सकता है, लेकिन हाई कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश यूज होगा। ऐसा क्यों? ताकि जो हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियरी क्या है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है, एक ही जुडिशियरी है पूरे कंट्री के लिए। अब ये सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में पूरे इंडिया से केसेस आते हैं और वहां के सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो पूरे इंडिया से चुने जाते हैं। अगर दूसरे लैंग्वेज में प्रोसीडिंग किया जाएगा, जैसे हिंदी या किसी लैंग्वेज में, तो ये यूनानिमिटी को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो जो जज होंगे वो हिंदी या दूसरे रीजनल लैंग्वेज को समझने में उनको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है सुप्रीम कोर्ट में अदर लैंग्वेज को लाना, इसलिए सिर्फ इंग्लिश को रखा गया है। रही बात हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में जो जज होते हैं वो रीजनल लेवल पे आते हैं और साथ ही साथ जो केसेस आते हैं वो रीजनल लेवल पे आते हैं। तो चूंकि एक केस क्या है, एक जो डिसीजन क्या है, जजमेंट क्या है, एक इमोशनल इवेंट है। जब कोर्ट का जजमेंट आता है तो वो एक इमोशनल इवेंट है, ठीक है। तो उस इमोशनल इवेंट को अगर किसी रीजनल लैंग्वेज या हिंदी में बताया जाए, मतलब जिस स्टेट में हिंदी बोला जाता है अगर वहां पे हिंदी यूज किया जाए, या जिस स्टेट में तमिल बोला जाता है वहां तमिल में यूज किया जाए, तो वो ज्यादा सेटिस्फाइड कर सकता है क्लाइंट को, है ना। तो इसलिए ऐसा प्रोविजन बनाया गया है कि हाई कोर्ट्स में गवर्नर को पावर दिया गया है कि वो प्रेसिडेंट के प्रीवियस कंसेंट के साथ उस स्टेट के हाई कोर्ट में हिंदी ला सकते हैं प्रोसीडिंग्स में। और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में गवर्नर को यह पावर दिया गया है कि जजमेंट को भी वो हिंदी या दूसरे रीजनल लैंग्वेज में वो निकाल सकते हैं। लेकिन वहां पे एक चीज है कि अगर जजमेंट हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में निकलता है तो साथ ही साथ इंग्लिश में भी उसको निकालना होगा, ठीक है।
चलिए प्रोसीडिंग हिंदी में हो गया या दूसरे रीजनल लैंग्वेज में हो गया, लेकिन जजमेंट अगर हिंदी में निकलता है या दूसरे रीजनल लैंग्वेज में निकलता है तो उसके साथ ही साथ उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी निकलना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए हमारा जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, ठीक है। ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं, उसके बाद लोअर कोर्ट्स हैं। तो आपको पता है कि जो केसेस हैं रेफर्ड किए जाते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, ठीक है। तो जो रेफर्ड किए जाते हैं कोर्ट, तो अगर वो जजमेंट अगर रीजनल लैंग्वेज में होगा और दूसरे हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में अगर वो जाता है जजमेंट, तो उसे डिसिफर करने में परेशानी होगी। इसलिए रखा गया है कि अगर जजमेंट हिंदी या दूसरे हाई कोर्ट का अगर जजमेंट हिंदी या दूसरे इंग्लिश लैंग्वेज में दूसरे रीजनल लैंग्वेज में निकलता है तो साथ ही साथ उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी होना चाहिए। ओके, अब आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब हाई कोर्ट से नीचे के जो कोर्ट्स हैं उन्हें सबऑर्डिनेट कोर्ट बोला जाता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है सबऑर्डिनेट कोर्ट के केस में, द लैंग्वेज यूज इन सबऑर्डिनेट केस के केस में स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है, वो किसी भी लैंग्वेज को, रीजनल लैंग्वेज को वो प्रोसीडिंग कोर्ट के प्रोसीडिंग में यूज कर सकता है, ठीक है। और जजमेंट भी उस रीजनल लैंग्वेज में निकाला जा सकता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिंदी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज वो स्टेट पे डिपेंड करता है कौन से लैंग्वेज को रखता है, उस रीजनल लैंग्वेज में वो प्रोसीडिंग हो सकती है कोर्ट्स की, और साथ ही साथ जजमेंट भी उसी लैंग्वेज में निकाला जा सकता है। लेकिन जजमेंट जिस लैंग्वेज में निकाला जाएगा उसके साथ साथ उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी होगा। तो ये प्रोविजंस है हमारे यहाँ लैंग्वेज यूज्ड इन द कोर्ट्स इन इंडिया। होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और ऑल द बेस्ट आपके फर्दर जो आने वाले एग्जामिनेशन है उसके लिए। हम फिर आगे किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, करेंट के टॉपिक्स पे। थैंक यू।